नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका अभय कुमार सिंह जी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये अभय कुमार सिंह जी हैं और इन्हें हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव चुना गया है। इनके नियुक्ति के पीछे उद्देश्य है सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना। और अभय कुमार सिंह जी 2004 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिनको इस पद पर 7 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय की, तो दोस्तों जुलाई 2021 में केंद्रीय सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। और ये जो सहकारिता मंत्रालय है, ये सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए गठित किया गया है। दोस्तों हमारे देश में जो सहकारिता की मूवमेंट है, ये सहकारिता की मूवमेंट जो है ये बहुत पहले से चल रही है। अब सहकारिता के मूवमेंट को एक नई दिशा देने की तरफ काम कर रहे हैं। देखो, सहकारिता अकेला बनाने से कुछ नहीं होता, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने की ज़रूरत होगी, इसके विकास की ज़रूरत होगी, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम इसके विकास की बात कर रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि भाई सहकारिता क्या होता है। सहकारिता का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों के पास कुछ-कुछ संसाधन है और चारों का लक्ष्य एक है। लक्ष्य एक है। संसाधन इनके पास कुछ-कुछ हैं, संपूर्ण संसाधन नहीं है। तो ऐसे में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चारों मिल-जुल कर काम करेंगे और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं मिल-जुल कर काम करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये मिल-जुल कर काम करने की जो परंपरा है, वही सहकारिता कहलाती है। मतलब हम इसको एक डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जब भी कोई एक समान उद्देश्य के लिए मिल-जुल कर काम करता है, तो उसे हम सहकारिता कहते हैं। तो हमारे देश में हम विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता को एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। अगर हम सहकारिता के तहत काम को बढ़ावा देंगे, योजनाओं को बढ़ावा देंगे, तो संसाधनों की कमी के संदर्भ में जब सब मिल-जुल कर काम करेंगे, तो कहीं न कहीं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी और देश के विकास को भी इससे बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये जो सहकारिता मंत्रालय, इसको गठन करने के कुछ उद्देश्य रहे हैं, जैसे कि सहकारिता आंदोलन को देश में मजबूती प्रदान करने के लिए अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनेगा। कहीं न कहीं यहाँ पर एक अलग कानूनी ढाँचा इसको मिलेगा, नीतिगत ढाँचा मिलेगा। ये मंत्रालय जो है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँच वाले सहकारी समितियों को एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मजबूत करेगा, जिससे कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूती प्रदान होगी और हमारे देश के विकास में भी वृद्धि होगी। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन दिवस जो है वो हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे विश्व में यदि हम देखें तो एक लंबा दौर ऐसा रहा है जिसमें उपनिवेशवाद जो था वो बहुत बड़े लेवल पर चला है। उपनिवेशवाद जो है वो आज भी देखने को मिलता है। चीन जैसे जो देश हैं, वो दूसरे देशों को ऋण देते हैं, ऋण दे देकर उन्हें अपने कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं और कर्ज के बोझ के तले अगर उनको आप दबा दे रहे हैं, किसके? कर्ज के बोझ के तले अगर उन देशों को आप दबा दे रहे हैं, तो ऐसे में आप उनसे अपनी चीज़ों को मनवाने में ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं करते हैं। संबंधित देश जो होगा वो इस कर्ज के दबाव में आपकी कई सारी बातों को मान लेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए जो किया है, पाकिस्तान के हर एक चीज़ के लिए कहीं न कहीं चाइना इन्वॉल्व होता है और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के कर्ज के दबाव में है। तो ये याद रखिए कि ये एक अलग प्रकार का आर्थिक उपनिवेशवाद जो है वर्तमान में पूरे देश में चल रहा है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी अपने कई सारे भाषणों में आलोचना कर चुके हैं। क्लियर? पहले भी इस प्रकार के आपका उपनिवेशवाद चला है, जिसमें हम यूरोपीय कंपनी के संदर्भ में देखते हैं। जो पश्चिम की यूरोपीय कंपनी थी, उन्होंने कई सारे देशों पर कब्जा किया था, जिसमें भारत भी शामिल रहा, अफ्रीका के कई देश शामिल रहे, दक्षिण अमेरिका के कई देश शामिल रहे। तो ये जो देश थे, इनके साथ इनकी व्यापार की अलग-अलग नीति चलती थी और उपनिवेश आप केवल एक चीज़ के लिए बनाते थे कि आपका उद्देश्य होता था कि किसी भी देश का शोषण करना है। शोषण कैसे करना है? आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए आप किसी भी देश को अपना उपनिवेश बनाते थे, अपना गुलाम बनाते थे, अपना दास देश बनाते थे। ठीक है? तो आप जब भी किसी भी देश को अपना उपनिवेश बना रहे हैं, तो आप उसके संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते थे, उसका आर्थिक रूप से शोषण करते थे। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता था और इस शोषण के माध्यम से अपने देश को समृद्ध बनाना इनका कहीं न कहीं एक उद्देश्य ही था। तो ब्रिटिश जो लोग थे, पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे, उन्होंने इस प्रकार की उपनिवेशवाद की पॉलिसी को आगे बढ़ाया और कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाया। इसी इनकी नीतियों में से एक नीति थी ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार।
ये क्या करते थे, एक त्रिकोणीय तरीके का व्यापार करते थे। हैती जो देश है, अफ्रीका का देश जो है हैती, करेबियाई देश जो हैं वो और विश्व के अन्य हिस्सों के साथ ये एक प्रकार से अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिए दास ले जाते थे, है ना? ये एक प्रकार से त्रिकोणीय व्यापार करते थे जो लंदन से आपके करेबियन द्वीप और अफ्रीका, इसमें एक त्रिकोणीय चलता था। अब यहाँ से दास भरते थे, सामान ले जाते थे, लंदन से सामान भर के बेचते थे, मतलब इस प्रकार का एक पूरा त्रिकोणीय व्यापार ये करते थे। तो यहाँ पर ये अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अफ्रीका से दासों को भरते थे और उनसे कई तरह का काम करवाते थे, जिसके लिए कोई उपयुक्त सैलरी भी नहीं थी, इनके लिए कोई सुविधाएँ भी नहीं थी, जानवरों की भांति मार-पीट कर काम करवाया जाता था। इस पूरी स्थिति को हम दास व्यापार की त्रासदी कहते हैं। दास व्यापार की त्रासदी दे कहते हैं, जिसमें लोगों के कोई अधिकार नहीं होते थे, मानवीय अधिकार नहीं थे, उनको पूरी तरीके से प्रताड़ित कर करके काम करवाया जाता था। अब लगातार यूरोपीय देश जब इस प्रकार के काम करवा रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात थी कि लोगों में इसके प्रति असंतोष होता, और जब लोगों में इसके प्रति असंतोष हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो थोड़ा-सा मौका पाकर उस असंतोष को बाहर भी करेंगे। असंतोष को बाहर करने की समय वह था जब 22-23 अगस्त को 1791 में रात के समय आधुनिक हैती जो है, वहाँ के और डोमिनियन गणराज्य के सेंटो डोमिंगो में ऐसी विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ये विद्रोह जो व्यापार था उसके खिलाफ कब हुआ था? तो 22-23 अगस्त 1791 में हुआ था। अच्छा, इसी लिए इस दिन 23 अगस्त के दिन हम दास व्यापार उन्मूलन दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ये विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के कारण ही ट्रांस अटलांटिक जो दास व्यापार था उसके उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण रोल आया था। तो इसको याद करने के लिए क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार को उसका उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में हम 23 अगस्त को ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? मैटूर मेट। दोस्तों मैटूर मेट क्या है? मैटूर मेट को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। पश्चिम बंगाल से संबंधित है मैटूर मेट की ये कला, और पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास के लिए, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, मधुर फ्लोर मेट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी दिया गया है। तो चलिए जानते हैं मैटूर मेट के बारे में और इन पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पुरस्कारों को लेकर। तो दोस्तों शिल्प के क्षेत्र में हमें 3 प्रकार के पुरस्कार देखने को मिलते हैं: शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शिल्प गुरु पुरस्कार की। ये जो पुरस्कार है ये कारीगरों के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखिएगा, कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? शिल्प गुरु पुरस्कार है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और ये 2002 में स्थापित किया गया था। ऐसे लोगों को शिल्प गुरु पुरस्कार दिया जाता है जिनकी कम से कम 20 साल का शिल्प के क्षेत्र में अनुभव हो। शिल्प के क्षेत्र में कितना अनुभव हो? 20 साल का अनुभव हो, 50 साल से ज्यादा की आयु हो, तो उनको दिया जाएगा। और ये शिल्प गुरु पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा पुरस्कार है राष्ट्रीय पुरस्कार। जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार ये 1965 से स्थापित हुआ है और ये शिल्प के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 30 वर्ष से अधिक आयु के शिल्पकारों को दिया जाता है, जिनको शिल्प के क्षेत्र का 10 वर्ष का अनुभव होता है। तीसरा आपका जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र 1967 से शुरू हुआ है। ये उन मास्टर शिल्पकारों को दिया जाता है जिनकी आयु कम से कम 30 साल की है और लगभग 10 साल का शिल्प के क्षेत्र का अनुभव है। क्लियर? तो ये तीनों पुरस्कार इनके काम को बढ़ाने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। जब बात करते हैं मधुर फ्लोर की कि मधुर फ्लोर जो है वो क्या होता है, तो मधुर फ्लोर मेट जो है ये बंगाल की जीवन शैली का एक हिस्सा है। इसको हम मधुर मेट के नाम से भी जानते हैं या मधुर कथी के नाम से भी जानते हैं। एक प्राकृतिक रेशों से बनता है। ये जो प्राकृतिक रेशा है ये प्रकंद आधारित पौधे जो होते हैं इनसे प्राप्त किया जाता है। ये प्रकंद आधारित पौधे का मतलब कैसा होता है? ऐसे पौधे जो अंदर ही अंदर जड़ के रूप में विकसित होते चले जाते हैं। जैसे अदरक, अदरक को आपने देखा होगा, अदरक किस प्रकार से विकसित होता है। तो ऐसे पौधों पर आधारित जो है इस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं रेशे, उनसे ये मधुर फ्लोरमेट बनाते हैं। ये वाला जो इनका जो प्रकंद आधारित पौधा है ये पश्चिम बंगाल के पूर्वा में और पश्चिमी मेदिनीपुर के जलोढ़ मिट्टी के मैदानी इलाकों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ से इसको प्राप्त करके उसके रेशों से ये मधुर मैट का निर्माण करते हैं। याद रखना है कि जो मधुर मैट है इस
कि इसको एक भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल के जीवन शैली का हिस्सा और विशेष तौर पर बंगाली संस्कृति को ये बताता है, इसीलिए कहीं न कहीं उसके नाम पर इसको जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लें तो ये तो मधुर फ्लोर मेट है जिसको यहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ ही बंगाल के दूसरे ऐसे उत्पाद भी हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और दूसरे उत्पाद कौन-कौन से हैं तो याद रखिएगा, कुष्ठमणि का लकड़ी का मुखौटा, पुरलिया चौमुखोटा, गोविंद भोग चावल जो है वो, तुलापंजी चावल हैं वो, बंगाल का पट्टचित्र याद रखिएगा, पट्टचित्र यहाँ पर है, और दार्जिलिंग की चाय, इनको जीआई टैग मिला हुआ है बंगाल से। तो अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार की कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें बढ़िया से उत्तर लगा देंगे और आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे के करंट अफेयर की बात करते हैं। अगला मुद्दा है चकमा और हाजंग समुदाय। दोस्तों, अफगानिस्तान में तो अभी इतनी बोल सकते हैं अस्थिरता चली रही है, लेकिन इसी के साथ पूर्वी भारतीय क्षेत्र में भी चकमा हाजोंग समुदाय जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर भी चल रहा है। इसके बोल सकते हैं चर्चा में रहने के कारण ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, बोल सकते हैं कि वो वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर याद रखना है कि चकमा संगठन जो है वो अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदाय के कितने लोग, करीबन 60,000 लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्तों? 60,000 लोग हैं। इनके निर्वासन का विरोध कर रहा है। भाई क्या है, चकमा और हाजोंग समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर, ये 60,000 लोगों के अरुणाचल प्रदेश से हटाने जाने का एक प्रस्ताव चल रहा है। तो उसका विरोध चकमा संगठन ने हाल ही में किया है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि चकमा क्या होता है। तो देखो, चकमा क्या है, एक जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये अधिकतर इनके क्षेत्र कहाँ है, बांग्लादेश में है। अच्छा, चकमा जो है वो बौद्ध में आते हैं और हाजोंग जो होते हैं वो हिंदू में आते हैं। तो याद रखिएगा कि चकमा बौद्ध और हाजोंग हिंदू के हैं जो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में रहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में आदि क्षेत्रों में इनका निवास है, दोनों ही लोगों का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समस्याएं कुछ थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहलाता है वहाँ पर भी इनकी बहुत सारे क्षेत्र थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1964-65 में वॉर और इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये 1964-65 में बांग्लादेश से कहाँ आ गए, भारत में आ गए, तो अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि अरुणाचल प्रदेश से इनको अभी निर्वासित करने का योजना चल रही है ना। इसका कारण क्या था, कहीं ना कहीं कि भाई ये भारत में आए, अरुणाचल प्रदेश में आकर बसे, उसका कारण और जानते हैं। कारण ये था कि भाई यहाँ पर एक बांध बन रहा था जिसका नाम था चकमास। चकमास जो थे, इसने बांग्लादेश के कर्णाफुली नदी पर, कौन सी नदी पर, कर्णाफुली नदी पर बांध बनाया था, है ना। उस बांध का नाम था कैप्टाई बांध। इसके कारण अपनी भूमि खो दी। अच्छा, चकमास लोगों ने अपनी भूमि खो दी तो ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ प्रवास कर गए। और हाजोंग जो लोग हैं, इनका धार्मिक रूप से उत्पीड़न हुआ था। हाजोंग लोग हिंदू हैं और आप सबको पता है कि भाई हिंदू लोग जो हैं वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इन तीनों देशों में ये बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक के तौर पर प्रताड़ित हुए हैं। तो इनको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था वहाँ पर, क्योंकि ये गैर मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे और ये बांग्ला भाषा नहीं बोलते थे। तो ऐसे में इनके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था कि ये प्रवास कर जाएं, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की तरफ प्रवास करते चले गए। तो इनका प्रवास का कारण जो था वो भी हम लोगों को पता चल गया। अब जब इनकी समस्याएं चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में उस बहस के दौरान 1964 से 1969 के बीच में जो भी चकमास लोग भारत आए थे, हाजोंग्स लोग भारत आए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कब, 2015 में, कि इनको आपको नागरिकता दे देनी चाहिए। मतलब इनको नागरिकता देने के निर्देश जो थे वो दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। अच्छा, नागरिकता देने के निर्देश दिए थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाल ही में आपको एक संशोधन देखने को मिला था नागरिकता में। वो संशोधन कौन सा देखने को मिला था, 2019 का। और सीएए को लेकर बहुत बड़े लेवल पर विवाद भी हमारे देश में देखने को मिला था। शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे देश के खिलाफ साजिश रची गई थी। तो यहाँ पर एक बात ये थी कि संशोधन करें, और भारतीय सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम भी लेकर आया जिसको सीएए कहा गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो प्रत्यक्ष रूप से सीएए के दायरे में नहीं आता। प्रत्यक्ष रूप से सीए के दायरे में क्यों नहीं आता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है ये सीए में छूट प्राप्त राज्यों में से एक है। कुछ राज्यों को सीए में छूट दी गई है ना, उनमें से एक है। इसमें बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है।
तो सीए की व्यवस्था से छूट है। अच्छा, यहाँ पर ये जान लीजिए कि नागरिकता अधिनियम क्या था। तो नागरिकता अधिनियम जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था। इसमें यह बोला गया था कि ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है, कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित हैं। मतलब ऐसे पड़ोसी जो मुस्लिम बहुल प्रदेश है, जहाँ पर हमारे जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी और ईसाई हैं, ये जो वहाँ पे अल्पसंख्यक के तौर पर है और जिनको धार्मिक प्रताड़ना वहाँ झेलनी पड़ती है, इन लोगों को अगर ये 2014 से पहले भारत आ गए हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, है ना। इसमें मुसलमानों को जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बहुसंख्यक है, तो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक रूप से इनका शोषण वहां नहीं हो सकता, है ना। वहां पर धार्मिक रूप से शोषण किसका होगा, इन समुदाय का होगा जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं। तो ऐसे में ऐसे देश जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, उनको 2014 से पहले भारत आने पर, कारण क्या होगा, धार्मिक रूप से या धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आने पर इनको भारत की नागरिकता देने की बात की। लेकिन कब, जो 2014 से पहले भारत आ गए हों, और किस कारण से, धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर से आ गए हों। ठीक है, तो इसलिए ये नागरिकता अधिनियम लाए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो पहले इससे छूट में आते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि यहाँ के जो मूल अप्रवासी नागरिक हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत में उनके जो जन्मे हैं, वंशज हैं, उनको नागरिकता के पात्र हैं तो उनको नागरिकता मिल जाए और मतदाता सूची में उनके नाम आ जाए, है ना। इसके साथ ही उनको, शरणार्थियों को 2004 में हमारे यहाँ पर क्या किया गया, मतदान का अधिकार भी दे दिया गया था, है ना। एक बात और समझ के रखना है कि चकमा जो लोग हैं, हाजोंग की जो अलग अलग जातियां हैं, इनके कारण भी इनका लोग जो है वो स्थानीय लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि भाई ये अलग अलग तौर पर अलग अलग जातीयता के, इसलिए भी इनका विरोध किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ समझना ये है कि अगर चकमा और हाजोंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश से बाहर कर दिया जाता है, क्लियर, तो इनर लाइन परमिट के तहत असम, ठीक है, तथा छठी अनुसूची के क्षेत्र मेघालय द्वारा इन्हें कवर किए गए राज्यों में से अवांछित, मतलब ये इन राज्यों में ये जा पाएंगे, मतलब इनका डंपिंग ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये राज्य हो जाएंगे यदि अरुणाचल प्रदेश से ये हटाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि इनके लिए क्या स्थायी समाधान हो पाता है। इनके विरोध को समझना होगा केंद्र सरकार को। आगे है दोस्तों आपका अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आईएनएस चिल्का। आईएनएस चिल्का की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये हाल ही में प्रसिद्ध रहा है। चिल्का झील, आप सभी को पता है कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील के नजदीक ही आईएनएस चिल्का को स्थापित किया गया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नौसेना के जो बोल सकते हैं सैनिक होते हैं, नवोदित सैनिक होते हैं, इन नवोदित सैनिकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आईएनएस चिल्का क्या है, एक प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें नवोदित सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इन्हें सक्षम नाविक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सक्षम नाविक बनाया जाता है। और ये 1980 से शुरू की गई व्यवस्था है। संस्थान कब से शुरू किया गया है, 1980 से शुरू किया गया है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, युक्त धारा। युक्त धारा क्या है, याद रखना है कि एक योजना है जो कहीं ना कहीं मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुगम बनाने के लिए काम करेगी। क्लियर, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो भू स्थानिक योजनाओं को एक पोर्टल के रूप में काम करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये जियो पोर्टल भुवन के तहत काम करेगा, इसरो के जियो पोर्टल भुवन के तहत काम करेगा, जिसमें इस पोर्टल को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, तो विभिन्न स्तर के ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे मनरेगा के कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, है ना, इसके अलावा ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास योजनाओं आदि के अंतर्गत जो भी परिसंपत्तियां हैं, जियो टैग है, उनके भंडारण के रूप में काम करेगा। क्या, संयुक्त धारा कार्यक्रम। तो दोस्तों ये करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर कुछ करंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।